एक अकेला इंसान काम करके कुछ हासिल कर सकता है, वही सब लोग मिलके टीम में काम करें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। टीम वर्क का इम्पोर्टेंस तो हम सब जानते ही हैं। एज अ टीम काम करे तो एक सामान्य आदमी भी असामान्य रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है, और स्टॉक मार्केट इसका एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। स्टॉक मार्केट में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स इन्वॉल्व हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतना पैसा आता है, इतना पैसा जाता है। एक पूरे देश की इकोनॉमी को ये रिफ्लेक्ट करता है, काफी सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को चलाना एक आदमी का नहीं, एक टीम का नहीं, तो काफी सारे टीम्स का काम है। इसमें काफी सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है। तो ये आज का वीडियो इसी के बारे में। देखते हैं स्टॉक मार्केट एज अ टीम कैसे काम करता है। हाय, हेलो, नमस्ते, मैं मनीषा जादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज को कौन कौन सपोर्ट करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, ये कैसे डिफरेंट फंक्शंस निभाते हैं। एक ट्रेड लाइफ साइकिल देखेंगे और उसके जरिए देखेंगे कि ये लोग कैसे डिफरेंट फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इनका क्या रोल आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक फ्लो चार्ट के जरिए। यहाँ पे हम ये चार्ट देख सकते हैं। तो ये चार्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया हुआ है। इक्विटीज स्टॉक्स को लागू पड़ता है, कमोडिटीज या बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें कंसिडर किया गया नहीं है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे बॉक्स, उसमें रेगुलेटर है। लेफ्ट साइड पे इन्वेस्टर्स है जो मार्केट में फंड्स डालते रहते हैं। राइट साइड में कंपनीज है जो लिस्टेड रहती है एक्सचेंज पे। मिडिल में एक्सचेंज है और नीचे इंटरमीडियरीज है। जो ये सबके जो ऊपर दिए गए हैं, इन्वेस्टर्स है, एक्सचेंज है, कंपनीज है, तो इनके फंक्शन को सपोर्ट करती है इंटरमीडियरीज। काफ़ी फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको और हमको सामने नहीं दिखते हैं, बट पर्दे के पीछे इनका काम होते रहता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटर के बारे में। रेगुलेटर इज स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बोलते हैं। तो देखो, कोई भी एक सिस्टम चलाना है, मानो एक कंट्री चलानी है, तो लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत ज़रूरी रहते हैं स्मूथ और सिमलेस फंक्शनिंग के लिए। तो जैसे एक कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर डिसाइड कोर्ट करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट का लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है सेबी। सेबी सबके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया लेके आता है, चाहे कंपनीज हो, इन्वेस्टर्स हो या ब्रोकर्स हो, क्लियरिंग हाउसेस हो, तो सबके लिए एक क्राइटेरिया रहता है बेसिक। उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉल करना पड़ता है। टाइम टू टाइम सेबी स्क्रूटिनाइज करती है कंपनीज हो या ब्रोकर्स हो इनको, कि सो दैट कोई मैल प्रैक्टिसेस ना हो, सब फेयरली काम करे और एक ट्रांसपेरेंट स्मूथ सिस्टम स्ट्रक्चर्ड वे में चलता रहे। तो ये सेबी का काम है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जानकारी ली थी अच्छे से। तो इनका तो ऑब्वियसली काम है पैसे डालना और पैसे बनाना खुद के लिए। नेक्स्ट कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटल बनता है इन्वेस्टर्स के पैसों से। जब तक इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा तब तक कंपनीज का मार्केट कैपिटल नहीं बनेगा। तो कंपनीज जो है, लिस्टेड कंपनीज रहती है एक्सचेंज पे, वही कंपनीज इसके रेगुलेशन के, सेबी के रेगुलेशंस के अंडर आएगी और एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। नेक्स्ट अपना स्टॉक एक्सचेंज हम देख सकते हैं मिडल में। तो दो स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी। एनएससी बीएससी के बाद बना हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में फॉर्मुलेट हुआ था। बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1872 में फॉर्मुलेट हुआ था। अब स्टॉक एक्सचेंज को हम बेसिकली सुपर मार्केट कह सकते हैं स्टॉक्स का, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज लिस्टेड रहती है और ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो डिस्प्ले करते रहता है, जो भी कंपनीज है उनके प्राइसेस डिस्प्ले करते रहते हैं, और जो ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। जो प्राइमरी मार्केट रहता है वो आईपीओ है। उसकी जानकारी हम कोई और एक वीडियो में लेंगे अलग से।
ये जो है सेकेंडरी मार्केट है, यहाँ पे सारे जो भी बाय एंड सेल के ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। उसके बाद इंटरमीडियरीज का रोल आता है। इंटरमीडियरीज बेसिकली सपोर्ट करती है, ये जो भी फ्रंट फुट पे अभी तक खेल रहे थे ये सब तो हमें सामने से दिख जाते हैं। इंटरमीडियरीज पर्दे के पीछे से अपना काम करते रहते हैं, सो दैट सारे जो भी ट्रेड का एक ट्रांजैक्शन होता है वो स्मूथ हो, सीमलेसली हो। तो इसके लिए सपोर्ट करती है और इनका रोल वहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले एक ब्रोकर देखेंगे हम। ब्रोकर के पास एक इंसान अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। ब्रोकर्स के लिए सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट किए हुए हैं कि उनको एक स्पेसिफिक ऑफिस रिक्वायरमेंट चाहिए, एक स्पेसिफिक वर्कफोर्स चाहिए, उनके पास मिनिमम कैपिटल की इतनी इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ही उनको बेस कैपिटल उतना होगा तो ही उसके अकॉर्डिंग ही उनको जो मार्जिन का मिलता है बेनिफिट, तो उसके अकॉर्डिंग। और ये जो भी ब्रोकर्स रहते हैं ये ट्रेडिंग मेंबर्स रहते हैं विथ द एक्सचेंज। तो ये सब तभी इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है एज अ ब्रोकर। ब्रोकर के साथ एक सब ब्रोकर रह सकता है। तो सब ब्रोकर यूजुअली आपके लिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है। यूजुअली आजकल लोग प्रेफर करते हैं खुद ही करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सारे ब्रोकर्स ने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो लोग आप ट्रेडिंग अकाउंट इनके साथ ओपन कर सकते हैं। तो और वहाँ से आप बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन कोई भी कंपनी के शेयर के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब जब भी आप शेयर बाय और सेल करेंगे तो ऑब्वियसली फंड्स की भी ज़रूरत रहती है। जब तक फंड्स नहीं है अकाउंट में तब तक आप बाइंग एंड सेलिंग का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो बैंक का जो भी है आपका बैंक अकाउंट वो लिंक रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, आपको लिंक करना पड़ता है। मल्टीपल अकाउंट लिंक कर सकते हैं, कुछ कैप रहता है मैक्सिमम 2-3, हर एक ब्रोकर का अलग है। तो आप उतने अकाउंट लिंक करके आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और वहाँ से आप अपने बाय और सेल का जो भी ट्रांजैक्शन है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और विड्रॉ करना रहता है तो आप एक ही अकाउंट लिंक कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से फंड्स विड्रॉ करने के लिए। तो ये इंटरलिंक हो जाता है, ये सिस्टम लिंक हो जाता है। उसके बाद आएंगे डिपॉजिटरीज के पास। अब जब भी आप एक कोई शेयर खरीदते हो, ओनरशिप कब कैसे प्रूव करोगे आप? कोई भी प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है, जब आपके पास पेपर्स है प्रॉपर्टी के, तो ही आप ओनर कहलाओगे। अदरवाइज आपकी ओनरशिप प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। वैसे ही शेयर्स के लिए है। जब आप शेयर्स खरीदी करते हो तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो पहले फिज़िकल कॉपीज़ रहती थी शेयर सर्टिफिकेट की, अब ऐसा नहीं है। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद ये चेंज हो गया है। सारे शेयर सर्टिफिकेट्स डीमटेरियलाइज हो गए हैं, डीमैट अकाउंट कहते हैं उसको। तो आपके जो भी आपने शेयर बाय किया हुआ है उसका डीमैट कॉपी शेयर सर्टिफिकेट का डिपॉजिटरीज के पास रहता है, उसको डीमैट अकाउंट कहते हैं। आपको अलग से डीमैट अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहती। ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन करते हो तो डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। तो 2 डिपॉजिटरीज है, सेंट्रल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरीज लिमिटेड। CDSL BSE का सब्सिडियरी है और NSDL NSE का सब्सिडियरी है। इसके बाद आते हैं अपने क्लियरिंग हाउसेस। क्लियरिंग हाउसेस का रोल क्या है? तो ये क्लियरिंग और सेटलमेंट में सेटलमेंट फैसिलिटेट करते, इसमें मदद करते हैं। तो समझो मानो आपने एक शेयर खरीदी किया इन्फोसिस का, तो आज आप बाय करते हो ये शेयर, तो तुरंत ही आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखेगा, डिलीवरी नहीं मिलती, बस दिखने लगेगा। डीमैट अकाउंट में आपके आता है,
T+1 डे के बाद। जैसे आज आपने खरीदी किया तो आज T डे है, +1 इज नेक्स्ट वर्किंग डे। तो नेक्स्ट वर्किंग डे में भी आप देखोगे तो T+1 वहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले डे पे आपको डिलीवरी आपके अकाउंट में नॉर्मली वो दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी वो T+1 भी हट जाएगा। तो समझो आपने बाय किया है तो ऑब्वियसली इसकी डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये इंश्योर करना क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम है। फंड्स का जो भी सेटलमेंट होता है उसका स्मूथली करना, क्रेडिट डेबिट जो भी है ये काम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। तो कोई डिफ़ॉल्ट ना करे, ऑर्डर्स मैच करे, ये सब जो भी है ये स्मूथ करना पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन का काम है। अब ये जो भी चलते रहते हैं ट्रांजैक्शंस, ये किसी को पता नहीं चलते। जैसे एज अ इन्वेस्टर जब भी मैं बाय और सेल करती हूँ कोई शेयर, तो मुझे पीछे क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं चलता। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती हूँ और इसके बाद जो भी सारे एंटिटीज़ है ये जितने मैंने बताए ये पीछे काम करते रहते हैं। अब ये इतना स्मूथ और सीमलेस सिस्टम फ्रेमवर्क बनाया गया है कि सारे ट्रांजैक्शंस इजीली फैसिलिटेट हो और यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ना हो। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से मैंने बताया। जो बिग प्लेयर्स है, कॉरपोरेशंस है वगैरह, उनके लिए जैसे हम अपने लिए डिपॉजिटरीज है, उनके लिए कस्टोडियंस है, तो उनका वो अलग सिस्टम चलता रहता है। वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ है। जो अपने कॉन्टेक्स्ट में है, रिटेल इन्वेस्टर के कॉन्टेक्स्ट में है, उतना मैंने इसमें कवर किया हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। आई होप जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।